तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कौन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं एग्ज़ाम के समय कुछ क्वेश्चन सेट लाऊंगा और यहां पर मैं लगभग 20 से जो है एक सेट और फिर 20 का एक सेट बना कर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा मजबूती मिल सके। तो आइए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है पूरे बुक से लिया है और वेरियस चैप्टर से लिया है दोस्तों। आप बनाइए और समझिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से जानने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो पहला देखिए क्वेश्चन है, यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही है दोस्तों, कौन सा वैल्यू जो है इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है a = 1 और b = 2, b नंबर ऑप्शन है a = 2 और b = 1। उसी तरह सी नंबर ऑप्शन है a = -1 एंड b = 2 एंड डी ऑप्शन है a = 2 एंड b = -2। तो आइए इसको सबसे पहले मैं एक एक करके पुट करके देखता हूँ दोस्तों कि किस पर यह वैल्यू जो है सही है। मैं चेक करता हूँ इसको, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं पहले फर्स्ट नंबर को चेक करूँगा। इसको देखिए दोस्तों, तो इक्वेशन है हमारा 2a + 3b = कितना है 8। अब a का वैल्यू आप यहाँ पर देखिए, ये LHS पार्ट हो जाता है और ये RHS पार्ट हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, LHS पर पहले a और b का वैल्यू पुट करके देखिए दोस्तों। जैसे a का वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 पुट कर दीजिए, और b का वैल्यू यहाँ क्या है 2, यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसको कैलकुलेट कीजिए दोस्तों, देखिए क्या मिलता है 2 और प्लस इधर 6 अर्थात मिल गया 8। तो यहाँ पर LHS का वैल्यू 8 आया और यहाँ पर RHS का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 8 है। जब मैंने इस इक्वेशन पर पुट किया तो यह बिल्कुल भी क्या हुआ, सेटिस्फाइड करता है। सेकेंड इक्वेशन क्या था 3a - 4b = -5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैं फिर से इस वैल्यू को पुट करता हूँ। ये LHS पार्ट है हमारा और ये RHS पार्ट है। तो LHS पर मैं पुट कर रहा हूँ, ये सेम वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है हमारा 2। इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या आता है 3 - 8 = वैल्यू क्या आ रहा है -5, अर्थात यहाँ पर LHS RHS भी क्या है तो -5 है। इसका मतलब है मैंने ये वैल्यू निकाला और इसका यह वैल्यू ये क्या है, एक ही कंडीशन में सही आ रहा है, वो आ रहा है ए नंबर, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। या मैं पूर्णतः आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों ध्यान से कि नेक्स्ट स्लाइड पर क्या हो रहा है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी स्लाइड में क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है। बोलता है तो ऐसे स्थिति में कैसी होगी रेखाएं जो होगी, ये कैसी होगी। तो देखिए मैंने नोट किया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 1 से 2 नंबर जरूर मिल जाता है एग्जाम में। सबसे पहले देखिए, अगर 2 रैखिक समीकरण दिया रहेगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो वो कंडीशन क्या होता है। तो वहाँ पर एक समीकरण ऐसा मान लीजिए दोस्तों, ax + by और प्लस जो है c = 0, और दूसरा इक्वेशन कुछ इस प्रकार मान सकते हैं। अच्छा, इसको 1 और इसको 1 दे सकते हैं, इसको भी 1 दे सकते हैं। दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 दे सकते हैं। जब इन दोनों इक्वेशन का तुलना होता है दोस्तों, जब इन दोनों इक्वेशन का तुलना होता है तो कंडीशन कुछ इस प्रकार आता है। यहाँ देखिए, जैसे a1/a2 = b1/b2। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ और तीसरा भी ऑटोमेटिक बराबर हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों अगर जब बराबर नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में जो है रेखा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है, और इसका हल जो आएगा वह केवल कितना हल आएगा दोस्तों, तो वह केवल और केवल जो है वह एक हल आता है। कितना हल आता है दोस्तों, एक हल। देख लीजिए, a1/a2 = b1/b2। तब ऐसे कंडीशन में रेखा क्या है, तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है। और यहाँ पर जो इसका जो हल होगा दोस्तों, वह कितना हल होगा, यह केवल और केवल एक हल, मतलब अद्वितीय हल देता है। कैसा हल देता है, अद्वितीय हल दे देता है। और इसी तरह के अद्वितीय हल को हम क्या कहते हैं, तो अविरोधी, या इसी को कहते हैं संगत समीकरण। अविरोधी या इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो संगत समीकरण कहते हैं। उसी तरह दूसरा नंबर कंडीशन देखिए, जब ऐसा हो जाए इसका कंपैरिजन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो वहाँ पर जो रेखा होगा वह कैसा होगा, संपाती रेखा होता है। कैसा होता है दोस्तों, संपाती। कैसा हो जाता है, संपाती रेखा। और उसका जो हल होता है वह अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल, मतलब अनगिनत हल होता है, एक से ज़्यादा हल होगा।
ठीक है दोस्तों, कितना हल होगा, एक से ज़्यादा हल होगा। और ऐसे ही समीकरण को क्या संगत या आश्रित कहते हैं, संगत या आश्रित कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, अगर जो ये कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो दोनों ही स्थिति में जो वैल्यू आ रहा है वो संगत होता है। क्या होता है, तो संगत होता है। चलिए अब एक लास्ट कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो ऐसे कंडीशन में जो रेखाएं हैं वो हो जाता है क्या, समांतर। कैसा हो जाता है, समांतर। और जब समांतर होगा दोस्तों तो इसमें कोई हल नहीं आता। इसलिए देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, कोई हल नहीं है। क्या है, तो कोई हल नहीं है। और इस तरह को क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, असंगत कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो नोट मैंने लिखा था ये बहुत ही काम का चीज़ है, वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं सवाल पर चलता हूं कि सवाल हमें क्या कहता है, सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि सवाल कहता है, सवाल को पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो सवाल कहता है दोस्तों कि रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 है। पावर जिसका भी 1 होता है तो वो कहलाता है रैखिक समीकरण। देखिए इसका मैक्सिमम पावर 1 ही है सब पर, चर पर 1 पावर, y पर 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर। तो ये है रैखिक समीकरण दोस्तों। बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है। तो बोलता है ऐसा मतलब क्या वैल्यू होगा, संगत होगा, असंगत होगा, आश्रित होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन को पहले ले लीजिए। इक्वेशन कहता है, सॉरी दोस्तों, इक्वेशन क्या कहता है, तो आइए इक्वेशन देखिए ध्यान से। ये है इक्वेशन 2x - 3y = कितना है, 8। पहले इक्वेशन को हम सीधा तो कर लें। इक्वेशन सीधा करने के लिए क्या करना होता है, -3y और ये y को भी, ये 8 को भी इधर लाइए। तो इजिकल टू देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिखता होगा दोस्तों। उसी तरह पुनः क्या करते हैं, पुनः दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास क्या है, तो ये है 4x - 3y = कितना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दिया गया है हमको 4x और माइनस जो है 6y = है 9, इजिकल टू कितना है 9। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इक्वेशन के ये साइड 9 को लेते आइए। देखिए इक्वेशन के ये साइड 9 को लाएंगे तो इजिकल टू क्या बचेगा, 0। अब ध्यान से देखिए यह है a1, ये है a2, नहीं ये है b1 और ये है c1। उसी तरह यहाँ पर हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। अब मैं इसका तुलना कर लूँ तो कहता है a1/a2। तो देखिए ध्यान से, जब a1/a2 लेंगे तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, a1 का 2 हो गया और a2 का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए तो यहाँ पर है 4, अर्थात कट कर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से जब आप b1/b2 निकालिएगा तो क्या मिल रहा है वो चेक कर लीजिए। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो चलिए अब मैंने a1/a2 का वैल्यू निकाल लिया है। इधर देखिए अब मैं निकालता हूँ b1 और बटे b2 का वैल्यू। तो देखिए b1 का वैल्यू यहाँ क्या है हमारे पास, b1 का वैल्यू है -3, कितना है दोस्तों, -3। और यहाँ पर b2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -6, अर्थात ये भी कैंसिल होकर क्या दे रहा है, 1/2 दे रहा है। अब तीसरा आता है c1 और c2 का कंडीशन। c1 और c2 का कंडीशन चेक कीजिए। c1 का वैल्यू कितना है, तो -8 है, और जबकि c2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो -9। ये दोनों माइनस कैंसिल होगा, कितना हो गया, 8/9। अतः आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। जैसा कि आपने देखा था दोस्तों, यह तीसरा नंबर कंडीशन है। कितना नंबर है, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर में क्या था, असंगत आता था। क्या आता था, असंगत। अर्थात आपका जो आंसर सीट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत, क्योंकि कंडीशन इस तरह के कंडीशन में क्या होता है, तो असंगत होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आपको इतना वहाँ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है जो मैंने नोट्स निकाला था। और ये सिर्फ कंडीशन चेक करते हैं, हम देख कर ही पता कर लेते हैं। जैसे देखिए 2 और 4 था तो 1/2 होगा, फिर 3 और 6 था तो 1/2 होगा, और 8 और 9 था तो 8/9 होगा। अर्थात कंडीशन हमको ये देखने से ही पता चल जाता है। अर्थात ये आंसर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सब स्लाइड नंबर जो है 3 पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए स्लाइड नंबर 3 में कहता है 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है। अब देखिए संपाती है, समानांतर है, प्रतिच्छेदी है, या इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत मैंने कंडीशन दिखाया था, वो कंडीशन बहुत ही जो है यूजफुल है आपके लिए। तो चलिए पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है दोस्तों, तो इक्वेशन है 2x + 3y = 4। तो आप क्या कीजिएगा, 4 को पहले इधर लेकर आ जाइए,
लेफ्ट साइड में, तो 2x प्लस 3y अब माइनस हो जाएगा 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 0। पुनः देखिए, पुनः क्या था, पुनः देख लीजिए थोड़ा सा, तो पुनः क्या है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है 4x, क्या है इक्वेशन दोस्तों 4x और प्लस 6y और इजिकल टू कितना है 12। ये इक्वेशन इधर आ जाएगा, 12 को इधर लाइए, तो 4x प्लस 6y और माइनस 12 इजिकल टू कितना हो गया 0। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ दिख रहा है, इक्वेशन सेकंड यहाँ दिख रहा है। अब तुलना कीजिए, देखिए यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 2, b1 का वैल्यू कितना हो गया 3 और c1 का वैल्यू कितना है -4। यही तो है दोस्तों, देखिए a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू और यहाँ पर हो गया c1 का वैल्यू। अब यहाँ देखिए a2 का वैल्यू कितना है 4, फिर b2 का वैल्यू कितना है 6 और c2 का वैल्यू कितना है -12। यही है दोस्तों। तो चलिए चेक कर लेते हैं, a1/a2 इजिकल टू कितना आ गया, तो 2/4 इट मीन्स हो गया 1/2। उसी तरह b1/b2 अर्थात कितना आ जाएगा 3/6 इजिकल टू 1/2। और थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्या है, तो C1/C2 तो कितना हो जाएगा -4 और बटे हो जाएगा -12, -4/12, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो आपको कंडीशन बिल्कुल पता चल गया होगा, एक बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आती है तो समानांतर रेखाएं होती है। कंडीशन हमें क्या मिला, कंडीशन मिला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। ऐसा स्थिति आता है तो कैसी रेखाएं होती है, वो समानांतर होता है। और जब समानांतर रेखा होता है तो क्या होगा, तो उसका जो है कोई भी हल नहीं होता है दोस्तों। तो इसका मतलब यह आंसर सीट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समानांतर रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समानांतर रेखाएं हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्लाइड नंबर 4 पर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = कितना है 0 के कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे हम चेक करके बताते हैं आपको। चलिए इक्वेशन बिल्कुल प्रॉपर है। सबसे पहले a1 का वैल्यू देख लीजिए दोस्तों, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू कितना है -3 और c1 का वैल्यू कितना है 1। उसी तरह देखिए a2 का वैल्यू कितना है 3 आ गया दोस्तों, और b2 का वैल्यू कितना है तो 1 है, कुछ नहीं तो 1, और c2 का वैल्यू कितना है तो 2 है। आगे दोस्तों चेक कर लीजिए, a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। b1/b2 चेक कीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा -3 और बाय हो जाएगा कितना 1। तो देखिए यहीं पर कंडीशन कटना शुरू हो गया दोस्तों, अर्थात हमको मिल गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, कंडीशन नंबर 1 में नोट में मैंने बताया था, वहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस तरह के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो है केवल एक हल मिलता है। कितना हल मिलता है, एक हल। कितना हल मिलता है दोस्तों, एक हल। अर्थात यहाँ पर हो गया एक और केवल एक हल, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। बोलता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 3 तथा 2x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। कितने अनंत, अनंत मतलब हो गया अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आपको याद होना चाहिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 फिर क्या हो गया दोस्तों, तो b1/b2 = c1/c2। यदि ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है दोस्तों तो अपरिमित रूप से कितना हल आता है, तो अनेक हल आता है। मैंने कंडीशन आपको पढ़ाया है क्वेश्चन नंबर 2 में, वहाँ जाकर देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए जब ऐसा कंडीशन आता है तो अपरिमित रूप से ये क्या होता है, अनेक हल होते हैं। कितना हल होता है, अनेक हल। अर्थात अनेक हल होने के लिए हमको ये कंडीशन चाहिए, अनेक हल, अनंत हल। अनंत हल कब आएगा, जब ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसमें कि ये तीनों बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, कंडीशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। a1 का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है दोस्तों, तो a1 का वैल्यू 1 है, और a2 का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए तो 5 हो गया। उसी तरह b1 का यहाँ वैल्यू कितना है, तो देखिए a1 का यहाँ वैल्यू था, b1 का यहाँ वैल्यू है कितना है 2, और b2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ है, ये कितना हो गया k, ठीक है।
उसी तरह C1 का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है, तो ये इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। और ये 15 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -15। तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, दो इक्वेशन का तुलना करते हैं। पहले आप क्या कीजिए, तो इन दो इक्वेशन को तुलना कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इन दो इक्वेशन को तुलना कर लीजिए, आपको मोटा मोटी पता चल जाएगा कि आगे क्या होना है और नहीं होना है। तो चलिए दो इक्वेशन को हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं दोस्तों। इन दोनों को तुलना करेंगे हम, किसको किसको, ये इक्वेशन दोनों को तुलना करते हैं। तो देखिए जो है 1/5 इज इक्वल टू 2 कितना हो गया k, तो अब k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 2 × 5, अर्थात k का वैल्यू जो है कितना आ गया दोस्तों, तो ये है 5, तो ये हो गया 10, अर्थात k का 10 पर जो होगा क्या हो जाएगा, या अनंत हल हो जाएगा। कितना हल हो जाएगा, अनंत हल, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका जाकर 10। कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको निकाल कर दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया हो। अगर जब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, और अपने मित्रों तक को भी पहुँचाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 6 क्या कहता है वो समझिए। बोलता कौन सा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कहने का मतलब है कौन सा सीरीज में है। तो देखिए सिंपल होता है, जो कि सार्वअंतर होता है, डी का अगर जब वैल्यू सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसको समानांतर श्रेणी में माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ। जिससे देखिए अब किसी भी एक ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखिए ये जो 0 है इसको A1 कंसिडर करते हैं, 4 को A2, इसको A3 और इसको A4, इसी तरह से आगे हम कंसिडर करते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म्स होता है सार्वअंतर। क्या होता है दोस्तों, सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर। सार्वअंतर को D कहते हैं, क्या कहते हैं, D, और D इज इक्वल टू फार्मूला निकलता है A2 - A1। फिर अगला अगर टर्म चाहिए आपको, ठीक है, अगला टर्म चाहिए, जैसे मान लीजिए इसमें इसको माइनस करेंगे, मतलब 2 में 1 को, फिर अगला D चाहिए तो 3 में 2 को माइनस करेंगे, फिर अगला D चाहिए तो 4 में 3 को माइनस करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, D 2-3 का टर्म का निकाल कर देखता हूँ। तो पहले मैं D1 निकाल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर D जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इस टर्म में इस टर्म को माइनस करना होगा, अर्थात A2 और माइनस हो जाएगा A1। तो A2 का वैल्यू देखिए कितना है, -4, और माइनस कितना हो जाएगा, A1 का है 0, तो वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -4। फिर अगला अगर हमको D चाहिए दोस्तों, अच्छा इसको D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए, अगला D चाहिए, तो अब क्या करना होगा, इसमें इसको माइनस करना होगा, मतलब -8, और माइनस तो होगा लेकिन इसका वैल्यू कितना है, तो -4 ऑलरेडी है, तो ये माइनस हो जाएगा -8 और प्लस हो जाएगा 4, अर्थात हो गया माइनस कितना, तो ये हो गया -4। कितना हो गया दोस्तों, -4। तो देखिए अभी अंतर क्या आया है, सेम आया। थोड़ा सा और हम एक एक D निकाल कर देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अब देखिए D अगर ना 3 निकालना है तो क्या करना होगा, इस टर्म में इसको माइनस करना होगा, अर्थात -12 और माइनस करना होगा कितना, -8, यही तो है। तो ये हो गया -12 और ये प्लस हो जाएगा 8। तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, ये हो जाएगा -4। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें दोस्तों, इसमें देख रहे हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, अर्थात जितने भी D आ रहे हैं वह सभी क्या है, सेम है, डिफरेंस सबका क्या है, सेम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, AP में है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज है वो AP में है, अर्थात समानांतर श्रेणी में है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह समझ में आपको आता होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है P के किस मान के लिए जो है पद 2P + 1 और 13, फिर 5P और -3 जो है समानांतर श्रेणी में है। तो आपने समझ लिया है कि समानांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, तो D इक्वल चाहिए, है ना, अर्थात सार्वअंतर इक्वल चाहिए। अगर सार्वअंतर सेम आता है तो बिल्कुल वह क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 टर्म है, एक देखिए 2P और प्लस है 1, दूसरा क्या है तो 13, और अगला टर्म क्या है 5P और माइनस है 3। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू रख दिया जाए, ध्यान से अगर जब देखा जाए तो ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा दोस्तों। अब सबका अंतर सेम आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक बार मैं 4 रख कर देखता हूँ, फिर 3 रखूँगा, 12 रखूँगा, 6 रखूँगा, जिस पर अंतर सेम आएगा वही हो जाएगा। अगर जब मैं 4 लेता हूँ, कितना पुट करना है 4, अगर यहाँ पर 4 पुट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, 4 + 1, इसका वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, तो ये हो गया 9। यहाँ पर क्या है तो 13 है, और यहाँ पर जब मैं रखता हूँ कितना, तो इसमें जब रखता हूँ मैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें रखता हूँ कितना रखना है 4, तो 4 और -3, तो ये हो गया 20 और माइनस हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा दोस्तों देखिए 20, और ये जो 3 घट जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 17, ये वैल्यू कितना,
तो ये वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 17 आ गया। कितना आ गया 17। मैंने क्या किया, इस 4 का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब 4 को रखा पहले p के जगह पर, यह वैल्यू मैंने सॉल्व किया इस इक्वेशन को तो 9 आ गया। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसको छूना नहीं है। इसमें p का वैल्यू रखा हमने तो क्या आ गया 17 आ गया। अब देखिए क्या डिफरेंस सेम है दोस्तों, डिफरेंस चेक करते हैं। तो ये हमारा a1 है, ये क्या है a1, ये क्या हो गया a2, ये हो गया a3। अब डिफरेंस चेक कीजिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें इसको माइनस करना होगा, अर्थात 13 और माइनस हो जाएगा 9 बराबर कितना आया, तो ये आ गया 4। कितना आ गया 4। फिर देखिए D1। फिर अगला अगर हमको डिफरेंस चाहिए D2 चाहिए तो हमको क्या करना होगा, इसमें इसको माइनस करना होगा, अर्थात A3 और माइनस करना होगा A2। तो यहाँ पर A3 का वैल्यू कितना है 17 और इसका वैल्यू कितना है 13। इसका भी अंतर कितना आ गया 4। इसका मतलब ये D1 और D2 ये दोनों आपस में क्या आ रहा है बराबर, अर्थात D1 और D2 ये दोनों हो गए 4। दोनों का डिफरेंस क्या आया है दोस्तों 4। इसका मतलब आंसर भी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट नंबर होगा। आप और किसी को वैल्यू पुट कीजिएगा दोस्तों तो बिल्कुल आपका जो D है वो डिफरेंस सेम नहीं आएगा। इसी वजह से यही सही होगा और इसी तरह से चेक आप कर सकते हैं अगर जब वहाँ इक्वेशन मिल जाए तो अगर जब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अगली वीडियो में चलते हैं। तो देखिए अगला क्या कहता है, समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 हो तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। हमको डिफरेंस निकालने का आ रहा है। पहला देखिए बोलता है समानांतर श्रेणी का दूसरा पद, दूसरा कहने का मतलब है A2 कितना है तो 13 है। ठीक है दोस्तों, A2 कितना है 13 और पांचवा पद दिया है, क्या दिया है पांचवा पद। तो पांचवा पद क्या दिया है, ये दिया है कितना दोस्तों 25 है। अब हमको बोला है क्या फाइंड करने कि तो उसको सारवंतर चाहिए। देखिए दूसरा पद, जब दूसरा पद होता है तो क्या होता है, अच्छा दूसरा पद बनता कैसे है, अगर जब पहला पद ये है अब दूसरा पद में उसके D को जोड़ेंगे तो बन जाता है दूसरा पद। अगर जब अगले में फिर जाकर 2D जोड़ेंगे तीसरा पद, फिर अगले में अगर जब हम क्या करेंगे 3D जोड़ेंगे तो चौथा पद। इस तरह ये पहला पद हो गया दोस्तों, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया चौथा। आप अगर जहाँ इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। अगले वीडियो में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, समानांतर श्रेणी का। तो इस तरह क्या करते हैं D ऐड ऑन करते चलते हैं और अगला पद मिलता है। तो उसी तरह से देखिए अगर जहाँ ये A2 है तो मतलब इसका वास्तविक रूप ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ A + D = कितना हो जाएगा 13। और इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ 4 आया, अगर यहाँ 5 हमको फाइंड करना तो क्या करना होगा A + 4D करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा अगले टर्म में, ये हो जाएगा A + 4D। देखिए दोस्तों ये हो गया 25। अब क्या होगा, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है तो सोचिए आपको क्या करना है। अब दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, A कैंसिल होगा D आ जाएगा। तो क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देते हैं, अर्थात A + 4D = कितना है 25 और इसमें A + D = कितना है 13। इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माइनस कीजिए, ये हो गया माइनस A कैंसिल हो गया और ये देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा तो माइनस हो रहा है, ये हो गया 3। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 12। अब जरा ध्यान से देखिए D फाइंड करना है तो 12 हो जाएगा 3 = D बराबर कितना आ गया तो 4 आ गया। D = कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आंसर इसका क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्या कहता है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है यदि जो है P A/2, 4 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एक रेखा तो आप ले लीजिए दोस्तों, एक रेखा मैंने ले लिया। यहाँ पर क्या है तो बिंदु P जो है, बिंदु P ये इस प्रकार प्रेजेंट है कि A/2 और कॉमा है 4 और A जो है यहाँ प्रेजेंट है -6,5 और B यहाँ प्रेजेंट है, ये क्या है -2, जो है ये है 3, -2,3। क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है दोस्तों, बोलता है यदि P इतना बिंदुओं A -6,5 और B -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो। मतलब ये जो टर्म है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसको, ये क्या है तो यह बिंदु ये इसका मध्य बिंदु है, अर्थात ये जो बिंदु P दिख रहा है यह इसका क्या है मध्य बिंदु है। क्या दोस्तों, तो बिंदु P जो है वो क्या है इसका मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो हमको सोचना होगा कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है। अगर याद होगा आपको तो मैंने मध्य बिंदु से रिलेटेड पहले ही फार्मूला बता दिया है दोस्तों। मेरा एक वीडियो होगा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, वहाँ पर जाकर आप इसके पूरे चैप्टर के फार्मूला को देख सकते हैं और अपनी जो है कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे मैं लिंक लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए मैंने यह बनाया। अब मध्य बिंदु का फार्मूला, अच्छा P के लिए फार्मूला है ना x, y। अगर जब फार्मूला सूत्र से बात करें, देख लीजिए एक बार दोस्तों, मैं आपको लिख ही देता हूँ। तो अगर जब सूत्र से बात करें
तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, सूत्र से देखिए ध्यान से। तो ये जो होता है x, y कर सकते हैं, x, y है दोस्तों, तो ये होता है x1 प्लस x2 बाय 2, कोमा हो जाता है y1 प्लस y2 बाय 2। ये होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। तो अब इसके जगह पर देख लीजिए क्या है दोस्तों, इसके जगह पर आपको गिवन है a बाय 2 और कोमा ये है y की जगह। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो बिंदुएं हैं आपको जो मिली है, ये कहलाता है x1, ये कहलाता है y1, ये कहलाता है x2 और ये कहलाता है y2। तो चलिए पहले क्या चाहिए, x1 चाहिए, कितना है -6, फिर x2 चाहिए तो कितना है -2, अब बटे क्या हो जाएगा 2, कोमा दीजिए y1 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू कितना है 3, बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पूरा था x वाला टर्म और ये है y वाला, तो ये x वाला टर्म x के बराबर और y वाला टर्म y के बराबर। चलिए तो आगे एक स्टेप और ले लें, a/2 और कोमा 4। अब ये दोनों देखिए क्या होगा -8, तो -8 अब बाय हो जाएगा 2 और ये क्या हो गया 8/2, यही तो आ रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने पर देखिए क्या हुआ a/2, 4 और इधर हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। ध्यान से देखिए ये वाला टर्म जो है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो टर्म है यह y है तो y के बराबर और ये टर्म x है तो x के बराबर। तो आप एक कंपैरिजन कर लीजिए इधर जाकर। ठीक है दोस्तों, आप एक कंपैरिजन कर लीजिए। कंपैरिजन क्या करना है, y को y के बराबर, x के x बराबर, हमको a चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः a/2 बराबर हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा -4, a बराबर क्या हो जाएगा -4। क्यों होगा, क्योंकि यह x वाला टर्म है x के बराबर, y वाला टर्म y के बराबर। अब चलिए मेरा ऐसा आ गया है कंडीशन, तो a फाइंड करना है तो -4 और ये डिवाइड में है 2, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया -8। कितना आ गया दोस्तों -8। देखिए ऑप्शन में आपका -8 ए नंबर में है, बिल्कुल यह क्या है सही है। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, बोलता है यदि 3 बिंदुएं एक रैखिक हो, ठीक, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल इसी चैप्टर का यह कॉन्सेप्ट है, अगर जहाँ आप देखना चाहें उसके सारे फार्मूला को तो बिल्कुल देख सकते हैं। पहले एक रैखिक का क्या मतलब होता है, एक रैखिक मतलब एक ही रेखा में स्थित। मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये तीनों जब ज्वाइंट हो गया दोस्तों, ये तीनों ज्वाइंट हो गया, एक ही रेखा में चला आया, एक ही लाइन पर चला आया। तो इस तरह जब 3 लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर जो है A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। यदि तीनों को इसी रेखा में रखेंगे क्या त्रिभुज बनना संभव है दोस्तों, नहीं बनना संभव है। जब तक उसको आड़ा टेढ़ा नहीं रखेंगे तब तक त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। तो जब भी एक रैखिक हो और बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो वैसे कंडीशन में वैल्यू क्या होता है 0, अर्थात जो है 3 बिंदुएं अगर एक रैखिक और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या होता है 0। इसके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मेरे पिछले वीडियो को देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपको और इसका कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं, अब देखते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक इतने इतने हो तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर पढ़ाया भी है फार्मूला इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, ए का वैल्यू क्या है देख लीजिए यहाँ, तो -1, 0 और बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हो गया 5, -2 और सी का वैल्यू क्या है 8, 2। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है, इसका केंद्रक पूछा है, इसका फार्मूला भी मैंने पढ़ाया है और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है। मेरे ज्योमेट्री वाले जो है मेरा जो है कोऑर्डिनेट वीडियो देखिए, उसमें आपको निर्देशांक ज्यामिति का पहले मैंने कॉन्सेप्ट ही दिया, तब जाकर इसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए केंद्रक का फार्मूला मतलब क्या होता है, इसका भी शीर्ष कहीं आकर मिलता है, इसका भी मिलता है और इसका, ये अंदर में जब एक दूसरे से मिलता है ये केंद्रक कहलाता है और इससे ही निकलता है केंद्रक का फार्मूला। ठीक है, तो केंद्रक का फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखिए। तो केंद्रक का निर्देशांक पूछा है ना, तो केंद्रक का निर्देशांक यहाँ मान लेते हैं कि ये क्या है P बिंदु है, क्या है P बिंदु और x क्या है y। ठीक है, तो केंद्रक जो है केंद्रक का निर्देशांक बराबर, तो केंद्रक का निर्देशांक, अब देखिए मैंने P माना है, मैं P यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने P मान लिया है केंद्रक को। अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा x1 + x2 + x3 और y हो जाएगा 3, कोमा होता है फार्मूला में y1 + y2 + y3 और y3। बिना फार्मूला के इसमें आपका काम नहीं होगा, इसलिए फार्मूला तो याद करना होगा दोस्तों। अब देखिए ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। अब सारा वैल्यू सिर्फ जोड़कर 3 से डिवाइड करना है, तो क्या हो गया, ये हो गया -1 + 5 और प्लस हो गया 8 और y कितना हो जाएगा 3। कॉमन लीजिए दोस्तों, तो 0 -2 और +2 और y कितना हो जाएगा 3। ठीक
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या हो गया, 8 5 13 में 1 घट जाएगा तो 12 बटे कितना हो गया 3, और यहाँ कितना हो जाएगा तो 0 बटे 3, अर्थात यह जो है देखिए दोस्तों, तो ये कैंसिल होगा, 4 और कॉमा हो जाएगा कितना 0, अर्थात 4,0 कहीं ऑप्शन है तो यही इसका आंसर होगा। देखिए लास्ट वाला है दोस्तों, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है और इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, इसलिए आप अच्छी तरह से सीखें। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं क्या है। तो अगला जो है स्लाइड में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि त्रिभुज ABC में AD जो है BAC का अर्धक हो तथा AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AC 14 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो DC निकालना। ये बड़ा जो है कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा लगता है। इस कॉन्सेप्ट को पहले आप सीखिए, मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखिए, एक त्रिभुज आपको मिला है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है AB और C। इसमें जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे समझिए। यदि त्रिभुज ABC में AD जो है, अच्छा AD कौन BAC का अर्धक है, अर्धक मतलब इसको काटता है, 2 इक्वल पार्ट में काटता है, ठीक है। तो यह हो गया AD। A क्या हुआ, कोण A का अर्धक हो गया, मतलब ये कोण अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में बट गया, बराबर भाग में बट गया, दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये अर्धक है। अब देखिए क्या कहता है, AB का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू हो गया 10। उसके बाद क्या है BC का वैल्यू कितना है, सॉरी AC है, AC का वैल्यू कितना है 14 सेंटीमीटर। अब BC का वैल्यू कितना है तो 6 सेंटीमीटर है, क्या है 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको 3 और 3 में नहीं बांटिएगा, क्यों, क्योंकि ये माध्य का नहीं है, AD माध्य का नहीं है, इसलिए अब गलती जो है नहीं कीजिएगा कि 3 3 में बांट दीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है जब कोई त्रिभुज जो है, ठीक है, किसी एक एंगल को बांट देता है और जिस पर वो बढ़ता है, मतलब जिस पे वो पड़ता है, देखिए यहाँ पड़ रहा है इस बिंदु पर, तो ये जो लाइन है ये 2 पार्ट में डिवाइड तो होता है लेकिन इक्वल नहीं होता है। लेकिन इसमें एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट में जरा ध्यान से देखिए। तो इसका रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार होता है कि BD अब बाय जो DC होगा वह हो जाता है AB अब बाय हो जाता है AC, ठीक है। BD बाय DC जो होगा वह हो जाएगा AB बटे कितना AC। समझ गए होंगे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल याद रखिएगा। जब कोई भी लाइन किसी एंगल से अर्धक बनकर निकलता है और दूसरे लाइन पर पड़ता है, तो ये जो बटा लाइन, इसमें जो रिलेशन होता है इसका बाय फॉर्म, और जो ऊपर वाला दोनों भुजा है इसका बाय फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, BD अब बाय हो जाएगा DC इज इक्वल टू हो जाएगा AB अब बाय हो जाएगा AC। चलिए दोस्तों, तो BD देखिए यहाँ पर क्या BD आपको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए BD जो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे, किसी एक को मान लेते। ये क्या है x है, ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक x, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना निकल जाएगा, देखिए पूरा 6 था, एक x पता चला तो दूसरा क्या हो जाएगा 6 माइनस x पता चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 6 माइनस x। देखिए दोस्तों, तो BD तो पता नहीं है, इसको x माना है। अच्छा DC का क्या कहानी है दोस्तों, तो DC हो गया हमारा जाकर 6 माइनस x। अच्छा इधर देखिए क्या है AB और AC, तो AB का जो वैल्यू है वो कितना है, AB का हो गया 10 और AC का कितना हो गया दोस्तों, तो AC का हो गया है 14, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कैंसिल होता है 5 बार में और ये 2 से होता है 7 बार में, तो x बाय हो गया 6 माइनस x और ये हो गया 5 बाय 7। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 7x और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस x, तो ये हो जाएगा 7x और इधर हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा कितना 5x, ठीक है दोस्तों। देखिए अब क्या होगा, ये आकर इधर ऐड हो जाएगा, 5 माइनस में था इधर आ जाएगा प्लस में, और इधर क्या है 30 है। अब हमको क्या करना होगा, अब हमको x फाइंड करना होगा ना, तो चलिए x फाइंड करते हैं। तो ये हो गया कितना 12x, इधर से हो गया 30, तो x बराबर जब फाइंड करेंगे तो 30 बाई कितना 12, तो ये हो जाएगा कितना, आप जो है डिवाइड कीजिए दोस्तों, तो 12 दूना 24 होता है, 6 आ गया, 12 पंचे 60, अर्थात x का वैल्यू आ गया कितना 2.5। ये इसका वैल्यू आया 2.5 BD का, तो BD आ गया 2.5, लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोला है निकालने के लिए, अच्छा देखिए आपको DC बोला है निकालने के लिए, तो DC निकाल लेते हैं। कौन बड़ा बात है, DC क्या होगा 6 माइनस x, तो DC इज इक्वल टू होगा 6 माइनस x। अब x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2.5, यही तो वैल्यू है x का, है ना, तो इसको आप इसमें माइनस कर लीजिए। माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों
तो 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या? है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बिल्कुल अच्छा से याद रखिएगा और अच्छा से इसको जो है आप रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए क्वेश्चन अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 में क्या कहता है, त्रिभुज ABCD। पहले एक त्रिभुज क्रिएट कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया A B और C। क्या कहता है, त्रिभुज ABC में D पैरेलल BC। अच्छा, यहाँ पर जो है एक लाइन है वो है D पैरेलल किसके, तो वो BC के हैं। तो इस प्रकार है कि AD दिया है 3 और DB दिया है कितना 5। ठीक है, बोलता है AC। अच्छा ये पूरा दे दिया, ये पूरा दे दिया 5.6 सेंटीमीटर, ये पूरा गिवन है। ठीक है, तो AC इतना, तो A ही निकालने बोला, अर्थात ये वाला पोर्शन हमको निकालने बोल रहा है जो कि हमको पता नहीं है। मान लीजिए ये X है तो पूरा 5.6 है, तो ये X है तो ये इतना कितना हो गया, यहाँ से देखिए ये मैंने X कंसीडर कर लिया दोस्तों। तो यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, तो 5.6 और माइनस हो जाएगा X। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस कितना X, है ना। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जब क्या होता है D पैरेलल हो जाए BC के, D पैरेलल हो जाए BC का, थेल्सपर में आप पढ़े होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, AD और बटे DB, और क्या होता है A और बटे हो जाएगा EC। चलिए तो AD का वैल्यू 3 और DB का 5, A का वैल्यू X और EC का वैल्यू कितना है दोस्तों 5.6 और माइनस है X। हो गया। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप। देखिए ओहो, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट इससे और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5.6 माइनस X, और ये हो जाएगा 5 × X। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, तो छोटिया 18 और ये हो गया 15 1 16, तो हो गया 16.8 माइनस हो जाएगा 3X, इधर कितना हो गया 5X। अच्छा ये वाला पार्ट उधर भेज दीजिए, X वाले को एक साइड कर लीजिए, ये उधर जाएगा 5X और प्लस हो जाएगा कितना 3X। ठीक है, तो ये हो गया 16.8 और ये हो गया कितना 8X। अब हमको निकालना है X। जब X निकालेंगे तो क्या करना होगा, ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, अर्थात 16.8 अब बाय कितना हो जाएगा 8। तो वैल्यू देखिए कितना आया, डिवाइड कीजिए 2 बार में 16 और पॉइंट एक बार में इतना, अर्थात X का वैल्यू आ गया 2.1 सेंटीमीटर। हमको निकालना था X ही, क्योंकि X को ही हमने A ही माना है। अतः लिख दीजिए क्या है, तो A बराबर हो गया दोस्तों कितना 2.1 सेंटीमीटर। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम रहता है और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट वहाँ पर जो है कम समय में ही बनवाएगा और टाइम को भी बचाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, इससे पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप पहले इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर जो दो त्रिभुज क्या हो जाए, तो दो त्रिभुज समरूप हो जाए। ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। ये है A B और C और ये हो गया P Q और R। कॉन्सेप्ट जरा अच्छा से समझिएगा। यदि ये दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए दोस्तों, समरूप हो जाए, अर्थात त्रिभुज A B C और समरूप त्रिभुज क्या हो गया P Q R। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है पहले वो समझ लीजिए। समरूप त्रिभुज होगा तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, भुजा अनुपातिक हो जाता है ना, समरूप है। तो देखिए दोस्तों यह जो होता है अर्थात त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो AB बटे हो जाएगा PQ, फिर क्या हो जाएगा BC और बटे हो जाएगा QR, फिर क्या हो जाएगा AC बटे हो जाएगा PR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगर जहाँ ये पूछ ले, ये भुजा का अनुपात हो गया दोस्तों, अगर जो इन दोनों त्रिभुज का परिमाप पूछ ले, अर्थात पूछ ले पहला नंबर में कि त्रिभुज देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC का परिमाप और बटे पूछ ले दोस्तों त्रिभुज PQR का परिमाप, और उसमें क्या करे, दो जो है भुजा जो अनुपातिक है उसका वह वैल्यू दिया रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा, अर्थात AB बटे PQ हो सकता है या BC बटे QR हो सकता है
या AC बटे हो सकता है PR। ये तीनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी बनता है। जब क्या हो त्रिभुज का परिमाप पूछ ले तो ऐसे कंडीशन में भुजा का अनुपात सिर्फ कर देंगे। अच्छा, इसका दूसरा भाग देखिए दोस्तों, अगर जब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले तो वहाँ क्या कीजिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ABC और बाय जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वहाँ पर तो कैसे से मिटेगा इसको, बस इस भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। क्या होगा AB और बटे क्या है PQ, AB बटे PQ का स्क्वायर, जो भी भुजा दिया रहे उसका आप स्क्वायर कर सकते हैं, QR का स्क्वायर। और इधर जो हो गया दोस्तों ये क्या हो गया AC और बाय Q, AC बाय PR का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों इस तरह से, इसका होता है क्षेत्रफल। इसके अलावा और क्या होता है, अगर ये लंब पड़ जाए, क्या पड़ जाए लंब, और यहाँ पर भी लंब पड़ जाए, तो वैसे कंडीशन में अगर आपको मान लीजिए कि लंब ही दे दिया हो या माध्यिका दिया हो, तब यह भी इसके यह क्षेत्रफल में ही आ जाता है। मान लीजिए यह M है और ये क्या है N है, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाता है AM अब बाय हो जाता है PN का क्या होल स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में भी क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको ज़रूर अच्छा तरह से आप समझिएगा, क्योंकि अगर जो दो त्रिभुज समरूप दिया हो तो वहाँ पर कंडीशन क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया। चलिए तो अब इसको बनाइए। देखिए क्या है, मतलब यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। बड़ा सीधा और सीधा, मतलब सिंपल प्रश्न हो गया। अब अच्छी तरह से आप कॉन्सेप्ट को देख लिए होंगे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही इसको बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए देखिए, अब क्या दिया है, दो भुजाओं का अनुपात, कोई दो भुजा का अनुपात दे दिया, मान लीजिए ये 5 दिया और ये क्या है 6, और हमको पूछा है परिमापों का अनुपात। तो इसका मतलब है त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप, तो दोनों का परिमाप क्या होगा। पहला देखिए, मैंने अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताया है। अगर जब आपको परिमाप के बारे में पूछे तो देखिए त्रिभुज का परिमाप सिर्फ संगत भुजा का क्या करना है, अनुपात कर देना है। अगर संगत भुजा का अनुपात कीजिएगा तो परिमाप निकलता है। वही संगत भुजा का अगर जब वर्ग कर दीजिएगा तो वो क्षेत्रफल, अगर जब ये लंब का भी वर्ग कर दीजिएगा तो वो क्षेत्रफल देगा। तो यहाँ पर बड़ा आसानी से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, तो बस भुजा का अनुपात अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5/6 ही हो जाएगा। देखिए कहीं है ऑप्शन, तो ये है, आप इसको टिक कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तब बोलता है एंगल B क्या होगा। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल क्रिएट कीजिए। पता नहीं ये कैसा ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल क्रिएट कर देता हूँ दोस्तों। आइए, तो यहाँ पर है A, ये हो गया B और ये हो गया C। देखिए ध्यान से, अब AB का वैल्यू क्या है 6√3 और देखिए AC का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तब हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्या है, तब हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ है क्वेश्चन मार्क कि ये क्या होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क कि ये क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होगा, समझते हैं दोस्तों। यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, एंगल B क्या होगा। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले देखिए, ये भुजा अभी सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं इसको क्या कि AC का स्क्वायर कितना निकलता है। AC का स्क्वायर निकालते हैं, तो AC कितना है 12 का स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। निकल गया दोस्तों। अब इन दोनों भुजा का योग का स्क्वायर निकाल कर देखिए क्या करेंगे, AB स्क्वायर आप प्लस कर देंगे BC स्क्वायर। तो AB का क्या है वैल्यू 6√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आप प्लस BC का क्या कर देंगे 6 स्क्वायर। तो ये देखिए 36 और गुना हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 36, तो ये गया 36 और गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 गुना जब 3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 कितना 108 आ रहा है दोस्तों, और प्लस इधर से कितना जोड़ना है 36। जोड़िए दोस्तों, देखिए कितना आता है। तो जोड़ने पर आपको देखिए क्या मिला, ये मिल जाएगा 100 कितना 44, ये कितना मिल गया 144। क्या कुछ याद आया दोस्तों, आप पढ़े होंगे, याद कीजिए क्या पढ़े थे, पाइथागोरस में क्या पढ़े थे कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। यहाँ भी तो वही है। सबसे बड़ा भुजा क्या है AC, अर्थात AC का स्क्वायर अब बराबर यहाँ दो छोटे भुजाओं का वर्गों का योग है, अर्थात AB स्क्वायर प्लस हो गया कितना
BC²। इसी को फॉलो करता है, ये भी 144 आया है और ये खुद मिलकर आया है 144, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल B जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा 90, अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। कैसा त्रिभुज है? समकोण। क्यों? क्योंकि अगर जो सबसे बड़ा भुजा होता है तो वो कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। और कर्ण के सामने वाला कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण। अर्थात ये जो वैल्यू होगा कितना आएगा 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये 90 डिग्री आएगा। कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता होगा। देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कहता है क्वेश्चन, समझिए दोस्तों। तो चलिए, क्या कहता है, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल का अनुपात। एकदम बड़ा आसान क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है, सेम। क्षेत्रफल यहाँ पूछा है, भुजा का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, दोनों त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये समरूप त्रिभुज है। कैसा है? समरूप। ध्यान से देखिए दोस्तों। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, और भुजा दिया है हमको 12 सेंटीमीटर और दिया है कितना? तो दे दिया है 6 सेंटीमीटर। मान लेते ये 12 है और ये कितना है? 6 है। तो दोनों का अनुपात पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमको पूछा है, ट्रायंगल ABC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पूछ दिया है? तो पूछ दिया है DEF। कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, क्या बताया था हमने? भुजा का स्क्वायर कीजिए क्षेत्रफल, जब भी पूछा। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में अच्छा से फिट कर लीजिए आप। देखिए, तो यहाँ पर AB का 12 और इसका कितना है 6, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन ये 6 से कट जाता है कितने बार में? 2 बार में। ये 2 बार में कटता है और ये 1 बार में कटता है। तो कितना आ गया? 2/1। इसका स्क्वायर कीजिए तो वैल्यू कितना मिल गया? 4:1 मिल गया। ठीक है, 4:1 है। तो देखिए यहाँ है इसका ऑप्शन। इसको कुछ करना नहीं होता है, आप डायरेक्ट इसका आंसर बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी भुजा का अनुपात दे और क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कीजिए। भुजा का अनुपात दे, परिमाप पूछे तो वही आंसर उसका हो जाता है। अगर जब मान लीजिए उसका अभिलंब दे दिया और क्षेत्रफल पूछे तो सिर्फ दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, बाय के फॉर्म में रखिए, बस उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर वही था, ये दोनों भुजा दिया गया और हम जान गए समरूप त्रिभुज है। तो क्या किया हमने? 12/6 इसका सिर्फ होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ से ही कटा 2 बार में, नीचे 1 बार में। 2 कितना हो गया? 1। इसका स्क्वायर करेंगे अर्थात 4 कितना आ जाएगा? 1। यही तो मैंने किया है दोस्तों, और कोई डिफरेंट बात इसमें नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर अब 17 क्या कहता है? चलिए, वही सेम क्वेश्चन है। आप अगर जहाँ चित्र देख पा रहे हैं वही है। यदि त्रिभुज ABC एवं जो है समरूप है त्रिभुज PQR का, तो AD और PT दिया हुआ है 9/7, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब देखिए, ये 9 है और ये कितना है? 7 है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है? दोनों भुजा का अनुपात का सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 81/49 का ही है ऑप्शन में। देखिए कितना शॉर्ट में आप सीधा सीधा बन गया, बस कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वहाँ जरूर देखिए दोस्तों। आइए अगला में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोलता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई निकालिए। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु आप जान रहे हैं, समबाहु त्रिभुज जो होता है तो समबाहु का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। यह त्रिभुज मान लेते हैं क्या है? ABC। त्रिभुज क्या है? ABC। अब उसका एक भुजा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर और प्रत्येक भुजा इसका क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब हमको बोला ऊंचाई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला है? ऊंचाई। ऊंचाई दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ जानते हैं कि अगर जो इस पर लंब डालते हैं तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। तो अब जरा ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल फाइंड करता हूँ। तो देखिए भुजा क्या दिया है? 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया? √3/4 इंटू हो गया 144, इतना ही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात और देखिए, त्रिभुज कैसा भी हो और किसी भी तरह का फार्मूला लगाएं वो हमेशा बराबर ही होगा, क्षेत्रफल अलग नहीं हो सकता है। अब यदि हम समकोण की तरह इसको देखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार निकालते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है? तो आप देख रहे हैं √3/4 आया है 144, और हम इसमें समकोण का फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, 1/2 आधार और गुणा लगा देते हैं शीर्षलंब, लगाते हैं शीर्षलंब, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल अंतर नहीं आ सकता है। फार्मूला डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो है क्षेत्रफल दोनों का सेम होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? 1/2 तो है, आधार कितना है? 12 और शीर्षलंब कितना है? AD, वही है H अर्थात ऊंचाई। ठीक है, वही क्या है? H है। इसका वैल्यू कितना है? तो √3/4 गुना है 144।
अब कैंसिल कीजिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 6 बार में कैंसिल हो रहा है, 6 गुना में उधर जाएगा तो भाग में उधर जाएगा, अर्थात AD बराबर आ जाएगा √3 गुना 144 अब बटे 4 तो पहले से है और 6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल कीजिए, तो 4 से पहले कैंसिल कीजिए, कितने बार में, 3 बार में 12 और 6 बार में हो जाएगा 24। 6 से कटाइए, कितना आया 6, तो AD का जो वैल्यू दिख रहा है आपको वो 6 कितना दिख गया 3 सेंटीमीटर। कहीं है क्या, हाँ है, ये हो गया कितना, इसका हाइट जो ऊंचाई होगा वो 6 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, क्या बोलता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है समानांतर श्रेणी -3, -1/2 और इतना इतना का 11वां पद क्या होगा। कितना पद पूछा है, 11वां। अभी तुरंत मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर जब पहला पद पूछे तो A ही होगा, दूसरा पद पूछे तो क्या होता है A+D, तीसरा पद पूछे तो क्या होगा A+2D, अगर जो चौथा पद पूछे तो क्या होगा चौथा पद A+3D। तो आप क्या देख रहे हैं, जब हम जोन सा पद पूछ रहा है उससे जो है एक D में कम हो जाता है, और आपसे अब पूछ लिया 11वां पद तो क्या हो जाएगा A+10D। क्या हो जाएगा दोस्तों A+10D। आपको A और D की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए A का वैल्यू कितना है, पहला पद को A कहते हैं तो -3, और D निकालना है, D निकालने के लिए दूसरे में पहले को घटाते हैं, अर्थात A2 और माइनस कर देते हैं A1, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। तो माइनस कीजिए, A2 का वैल्यू क्या है -1/2 और या माइनस, और जबकि वो ऑलरेडी माइनस में है तो ये भी एक माइनस ले लेगा, तो ये हो गया -1/2 और ये हो जाएगा +3। अब क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिए 2, माइनस हो गया 1 और प्लस ये गुना हो जाएगा इससे 6, अर्थात वैल्यू आ गया 5/2। कितना आ गया वैल्यू 5/2। अब हमको निकालना है कम्मा पद 11वां पद, तो A11 = A+10D। D का वैल्यू देख लीजिए, ये हो गया D। ठीक है, A का वैल्यू कितना निकाला आपने, तो -3। अच्छा देखिए D का वैल्यू कितना निकाला है दोस्तों 5/2, पुट कीजिए इसको। अब देखिए ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, है ना, तो ये हो गया -3 और प्लस हो जाएगा 25, तो वैल्यू कितना आ गया 22। कितना हो गया 22। ऑप्शन नंबर बी में देखिए वैल्यू 22 है। ये इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का है ये, लेकिन यह उल्टा है। हमेशा क्या होता था छोटा से बड़ा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है। मतलब 41, 38, 35 इतने में से जो है में पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या मतलब n, नंबर ऑफ n पूछा जा रहा है। हमको पूछा है नंबर ऑफ n बराबर व्हाट। थोड़ा इस श्रेणी को हम सीधा करते हैं। देखिए पहले 8 लिख देते हैं। अच्छा कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो 3 यहाँ देखिए 41 से 3 घटा 38, 38 से 3 घटा 35। तो अब जो 3 यहाँ से बढ़ा होगा तो ये होगा 11 और बढ़ेगा तो हो जाएगा 14। इस तरह जाते जाते चला गया कहाँ 35, 38 और अंतिम रूप से चला गया 41 पर। इसका मतलब ये हमारा nवां पद है। कौन सा पद है, nवां, अंतिमा पद है। ठीक है, हमको नंबर ऑफ n चाहिए। तो अंतिम पद का एक सूत्र होता है, फार्मूला से हम देख लेते हैं दोस्तों। अंतिम पद का एक सूत्र होता है, सूत्र से nवां पद मतलब an, फार्मूला हो जाता है a + n-1 × d। चलिए तो देखिए आपको क्या क्या जरूरी पड़ेगा, d का जरूरी पड़ेगा। d आपने निकाला नहीं है, d निकाल लीजिए। तो d कैसे निकलेगा, ये है यहाँ a1 है और ये क्या है a2। तो हम d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं a2 - a1, अर्थात 11 और माइनस कर देंगे 8, तो वैल्यू आ जाएगा d का कितना 3। तो देखिए a1 ये था और a2 ये था, बात समझ गए होंगे। अब चलिए ये nवां पद, अंतिम पद ही क्या कहलाता है, nवां पद। तो ये हो गया 41, a का वैल्यू कितना है 8, नंबर ऑफ n निकालना है, d का वैल्यू कितना निकाला है 3। अब 8 पहले आकर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लीजिए और यहाँ पर बचा क्या n-1 × d। देखिए दोस्तों इसको माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा 33 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 33। तो बचा क्या n-1 × d। अब 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 33/3, इधर हो गया n-1। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल होगा कितने बार में, 11 बार में। तो कितना हो गया 11 = n-1। अब n निकालना तो n का वैल्यू कितना हो गया, तो n का वैल्यू हो गया 12। कितना हो गया दोस्तों 12। आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस तरह वैल्यू निकालते हैं। चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है, आप इसको याद रखिएगा कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने क्या कर दिया है दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए एकदम ना भूलें दोस्तों, कि मैं इस तरह का 20-20 के क्रम में सेट आपके लिए बराबर लेकर आऊँगा। आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा, समय समय पर लेकर आऊँगा ताकि प्रैक्टिस वेल हो सके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरह से आप बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।